हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड होंगे। और ये हमारा प्रैक्टिस शीट नंबर 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया था? ये जो वक्तव्य है किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था राल्फ फिंच के द्वारा। तो ये जो कथन है राल्फ फिंच का कथन है। और ये किसके समय में भारत आए थे? तो ये अकबर के समय भारत आए थे, जब अकबर का शासनकाल हुआ करता था। तो देखिए, अकबर के द्वारा ही फतेहपुर सीकरी शहर को बसाया गया। तो कहीं ना कहीं उसी शासनकाल से रिलेटेड होगा जिसने भी ये कथन को दिया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मूर देश का जो यात्री है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए, मोरक्को का, जिसे मूर देश यहाँ पर कहा गया है, तो ये मोरक्को का एक यात्री था, विदेशी यात्री था इब्न बतूता। और ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जिसे हम शार्ट में MBT भी कहते हैं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो बात करें, अगर हम सभी को पता है हर्षवर्धन के शासनकाल में ही ह्वेनसांग भारत आया था, जो कि एक विदेशी यात्री था। और इसको एक दूत के रूप में किसने भेजा था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे भेजा था ताई सुंग ने। तो ताई सुंग के द्वारा ही इसे हर्षवर्धन के दरबार में भेजा गया था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पर हमको मिलान करना है। दिया हुआ है, कई सारे जो वर्ड्स हैं वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आचार्य हैं और उनके सिद्धांत हैं, यानी किस आचार्य का कौन सा सिद्धांत है, ये बेसिकली पूछा गया है। तो सबसे पहले है लकुलिस, और लकुलिस जो हैं ये पशुपत सिद्धांत से संबंधित हैं। उसके बाद नागार्जुन यहाँ पर शून्यवाद से रिलेटेड हैं। फिर आते हैं भद्रबाहु, और भद्रबाहु जैन धर्म से रिलेटेड हैं। और गोसाल यहाँ पर आजीवक सिद्धांत से रिलेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं A का 3 B का 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर B नंबर सही आंसर है, यानी A का 3 B का 2 C का 4 और D का 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? यानी शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर वाजसनेयी। तो वाजसनेयी को ही शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कहा जाता है। तो फिर एक बार से आपके सामने सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर आती हुई, जिसका आपको मिलान करना है। तो देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, इसमें क्या किया गया? तो इसके माध्यम से यहाँ पर व्यवस्था की गई। कहीं ना कहीं अगर हम देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट का होगा 4, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और 1909 के अनुसार क्या किया गया? सांप्रदायिक, यानी यहाँ पर हम नंबर भी लिख रहे हैं। तो देखिए, 4 नंबर पर नीचे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। फिर यहाँ पर 1909 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया, और इसके द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल है उसको प्रारंभ किया गया। फिर यहाँ पर आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, और इसके द्वारा क्या किया गया? द्वैध शासन को प्रारंभ किया गया। और फिर 1935 के द्वारा जो प्रदेशों की स्वायत्तता थी उसके लिए प्रावधान किया गया। तो 4, 3, 2, 1 सही यहाँ पर हम ये कह लें सही आंसर होगा, सही कूट होगा। तो इसको हम देख लेते हैं, इस तरफ ये दिए हुए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 ही यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? यानी जो त्रिपुरी अधिवेशन था कांग्रेस का, और सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी जो पंथी का यहाँ पर झगड़े की बात की गई है, वो किसके बीच हुआ? तो ये देखिए, कांग्रेस कार्यकारिणी जो समिति थी उसके गठन कर लेकर ही ये जो झगड़ा था वो यहाँ पर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा जनपद किस, यानी चौरी चौरा बेसिकली पूछा जा रहा है किस जनपद में स्थित है, जिससे रिलेटेड है चौरी चौरा की घटना। तो चौरी चौरा घटना हुई थी 1922 में, यानी 1922 में ये घटना हुई थी। और ये जो स्थान है ये यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में ही है चौरी चौरा। अगला क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर मिलान करना है क्रांतिकारियों को उनके जीवन के अंत के प्रकार में, यानी किस क्रांतिकारी के जीवन का जो अंत है वो किस प्रकार हुआ, ये बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, जो जतिन दास थे, सबसे पहले जो क्रांतिकारी आते हैं जतिन दास,
इनकी जो अंत हुआ वो किससे हुआ, भूख हड़ताल से हुआ। फिर आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, और ये मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे, यानी इलाहाबाद में, प्रयागराज जिसे हम आज कहते हैं, वहीं पर मुठभेड़ के दौरान ही अंग्रेज़ों के द्वारा इनकी हत्या की गई। उसके बाद भगत सिंह जो रिलेटेड हैं, यानी भगत सिंह को यहाँ पर फांसी दी गई थी। भगत सिंह और सुखदेव को और कल्पना दत्त यहाँ पर आजीवन कारावास में इनका अंत होता है। तो ए का 2, बी का 3, यहाँ पर ये 2 ऑप्शंस में है, लेकिन फिर सी का 4 आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था, यानी किसके द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो वो थे जीके गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। अगला स्थान है यहाँ पर जहाँ पर महासागरीय परीक्षा दी हुई और स्थान दिए हुए, यानी किस महासागर में ये जो स्थान है वो बेसिकली आपको बताना है। तो एलियूशियन, जो एलियूशियन है ये आपका रिलेटेड है उत्तर प्रशांत महासागर से, यानी नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में है एलियूशियन। उसके बाद कर्मेडिक, और जो कर्मेडिक है ये आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में। उसके बाद सुंडा है, ये यहाँ पर हिंद महासागर में है, इंडियन ओशियन में। और एस सैंडविच ये आपका बचा दक्षिण अंध महासागर, यानी जिसे हम अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। तो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3। तो ए का 2, बी का 3, ये हमारा बी नंबर में ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, और आगे जो क्वेश्चन है हमारे वो है यहाँ पर भूप्रपटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी भूप्रपटी में सर्वाधिक जो पाया जाने वाला तत्व है बेसिकली वो हमको बताना है, किसकी मात्रा अधिक होती है भूप्रपटी में। तो वो है यहाँ पर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 46.8% ऑक्सीजन भूप्रपटी पर हमको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए जो बाण सागर परियोजना है ये आपकी स्थित है सोन नदी पर। सोन नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। उसके बाद आता है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को हम क्या कहते हैं, यानी गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम जानते हैं बांगर मिट्टी के नाम से। तो खादर और बांगर 2 प्रकार होते हैं किस प्रकार की मिट्टी के, ये होती है जलोढ़ प्रकार की मिट्टी जो गंगा के मैदान में देखने को मिलती है। और इसी के 2 टाइप होते हैं जिनमें एक पुरानी मृदा होती है और एक नई मृदा होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से कौन सबसे कम नगरीकृत है, यानी सबसे कम नगरीकरण है जो वो किस केंद्र शासित प्रदेश में हमको देखने को मिलता है। तो ये जो हमको देखने को मिलता है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है, यानी सबसे कम नगरीकरण बेसिकली जो हम देखें केंद्र शासित प्रदेशों में यूनियन टेरिटरीज में तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता सबसे कम है। तो देखिए महिला साक्षरता भी वहीं पर कम होगी जहाँ पर साक्षरता सबसे कम है, और वो यहाँ पर जिला है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जनपद में ही महिला साक्षरता सबसे कम है और यहाँ पर ओवरऑल साक्षरता भी सबसे कम है, यानी ओवरऑल साक्षरता की बात करें तो वो भी सबसे कम कहाँ पर है, श्रावस्ती में ही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। तो आपको बताना है नकदी फसल कौन सी नहीं है, जूट, मूंगफली, ज्वार और गन्ना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ज्वार। तो देखिए जूट है, मूंगफली है, गन्ना है, ये सभी नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ज्वार यहाँ पर नकदी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है कहाँ पर, यानी जो स्मार्ट मनी शब्द का यूज किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका क्रेडिट कार्ड में। तो क्रेडिट कार्ड में यूज होता है स्मार्ट मनी शब्द का। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति की जो दरें हैं किस सूचकांक पर आधारित होती हैं। तो मुद्रास्फीति की जो दरें हैं ये जो हमारी आधारित होती हैं ये थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक पर ही आधारित होती हैं मुद्रास्फीति की दरें। अगला क्वेश्चन है मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन होता है। यानी वित्तीय मामले हों या मुद्रा का मामला हो, इसमें सरकार को जो सलाह देता है, जो सरकार का वित्तीय अभिकर्ता होता है वो कौन होता है, वो होता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही यहाँ पर वित्तीय सलाह दी जाती है, ये जो कि भारत का केंद्रीय बैंक भी है।
अगला क्वेश्चन है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। तो देखिए पंचायत और नगर पालिकाएँ यहाँ पर जोड़ी गई 73 में और 74 में संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत। तो देखिए पंचायत जो नगर पंचायत है या जो नगर पालिका कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन इससे रिलेटेड है और 74वां, ये दोनों संविधान संशोधन रिलेटेड है पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो हमारा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। तो देखिए दोनों को आपको पढ़ना है और उसका ये सही कारण है कि नहीं ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही कथन है। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ये भी बात अपने आप में सही है। यानी हम ये कह लें कि ए और आर दोनों ही सही हैं। तो ए और आर यहाँ पर दोनों ही सही होंगे तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो देखिए कहीं ना कहीं वो बात जो यानी यहाँ पर कारण दिया गया है वो कारण भी इस कथन से रिलेटेड है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा है वो किस अनुसूची में दिया हुआ है ये आपको बताना है। तो इससे रिलेटेड है देखिए 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में ही ये दिया हुआ है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो वैधानिक शक्तियां हैं उनका बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें 7वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगी और 8वीं अनुसूची में जो भाषाएँ हैं हमारे संविधान में दी गई 22 भाषाएँ उनका वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यानी जो श्रमिक हैं उनका प्रबंधन की जो भागीदारी है वो किस आर्टिकल के माध्यम से हमको देखने को मिलती है। तो ये है आर्टिकल 43A। इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और जो आर्टिकल 43A किससे रिलेटेड है तो ये आता है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत, जिनका उल्लेख संविधान में 36 से 51 आर्टिकल में आपको देखने को मिलता है। भाग 4 में देखने को मिलता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को यानी अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया। भारत एक कैसा राज्य है, राज्यों का संघ है, एक संघात्मक राज्य है, एकात्मक राज्य है या गणतंत्रात्मक राज्य है, आपको बताना है यहाँ पर। तो 1 में दिया हुआ है, आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कि भारत एक राज्यों का एक संघ घोषित करता है। यानी यहाँ पर सभी राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, राज्यों का एक ये संघ है। अमेरिका में आप देखेंगे कि वहाँ पर स्टेट सभी अपने यानी स्टेट यहाँ पर मिले हुए हैं और वो अलग अलग भी वहाँ पर 2 प्रकार की नागरिकता भी हमको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है। यानी विषाणु को ही हम कहते हैं वायरस, यानी वायरस से होने वाला रोग कौन सा है। तो खसरा, पोलियो, रेबीज या क्षय रोग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सही आंसर होगा डी नंबर। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो इस सेंटेंस को आपको ध्यान रखना है, जल्दी में आप पढ़ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा आप रेबीज टिक कर सकते हैं, पोलियो टिक कर सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में इसे पढ़ गए कि विषाणु जनित रोग है जैसा कि हम पढ़ गए, तो देखिए कौन विषाणु जनित रोग नहीं है आपको बताना है। तो देखिए खसरा भी वायरस से ही होता है, पोलियो भी वायरस से होने वाला रोग है, रेबीज भी रेबीज वायरस से होने वाला रोग है। सही आंसर होगा क्षय रोग। तो क्षय रोग जिसे हम ट्यूबरक्यूलोसिस भी कहते हैं, टीबी कहते हैं जिसे हम, तो ये विषाणु जनित रोग नहीं है बल्कि ये बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम जो कि गुणसूत्र से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं और इनकी जो संख्या होती है ये होती है 46। यानी इसे हम 23 जोड़े जो क्रोमोसोम हैं वो पाए जाते हैं, हम ये कहते हैं। तो 23 जोड़े का मतलब यहाँ पर संख्या दी गई है 46। तो देखिए 23 भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपसे जोड़े नहीं पूछे गए बल्कि ओवरऑल संख्या पूछी गई है, क्रोमोसोम की ओवरऑल संख्या क्या होगी। तो इसलिए 23 पर कन्फ्यूज ना हो, आपको यहाँ पर सही आंसर टिक करना होगा 46 यानी कि 46। अगला क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। देखिए यूरिया में नाइट्रोजन हमको देखने को मिलता है लेकिन ये किस रूप में होता है। तो ये होता है एमाइड के रूप में। तो एमाइड के रूप में हमको यूरिया में नाइट्रोजन देखने को मिलता है।
अगला क्वेश्चन है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, यानी कौन है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, बैक्टीरिया, विटामिन, एंजाइम या कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बैक्टीरिया द्वारा, यानी जो बैक्टीरिया है यही यहाँ पर बैक्टीरिया ही क्रिया करके दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पर अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं और इसमें पूछा गया है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण, यानी आप भी देखते होंगे यहाँ पर जो दूध को मथा जाता है जिसे मक्खन हम अलग कर सकें, उसके बाद जो हमारा मट्ठा बचता है वो अलग हो सके। तो इस प्रोसेस में आपसे पूछा गया है कि क्यों वो जो क्रीम है वो दूध से पृथक हो जाती है, इसका क्या कारण है, कौन सा बल यहाँ पर लगता है। तो देखिए यहाँ पर लगता है अपकेंद्रीय बल, यानी एक होता है हमारा अभिकेंद्रीय बल जो कि सेंटीपिटल फोर्स होता है, सेंटर की ओर लगता है, और ये होता है हमारा अपकेंद्रीय बल लगता है, जो मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने की जो घटना है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड थे। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो या फिर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हो। तो हम इसी तरीके से चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे अपने UPSSC PET एग्ज़ाम तक। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।